हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है, साथ ही साथ रिवीजन भी कराया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का क्विकली रिवीजन करेंगे, जिससे आप कल वाला ना भूलो। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया और तेलंगाना में अभी हाल ही में प्रसाद परियोजनाओं की आधारशिला रखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अल नासर से खेलेंगे। 200 मिलियन पर ईयर यूरो के लिए ये हुआ है डील। विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी ने। और वहीं ब्लूमबर्ग के अनुसार एशियाज बिजिएस्ट ड्रीम मेकर बन गए हैं गौतम अडानी। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, इसने अब क्रिकेटरों के लिए योयो टेस्ट के अलावा डेक्सा टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया है। उज्बेकिस्तान ने क्लेम किया है कि भारतीय कंपनी का डॉक वन मैक्स जो है, इसकी अत्यधिक खुराक लेने से उसके 18 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ बनाया गया अरविंद वालिया को। वहीं अभी हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की कमी आई है। ये रिपोर्ट जारी की है सड़क और परिवहन मंत्रालय ने। मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत ने भूटान में जाकर के बनाई थी, इसको अब भूटान की कंपनी को सौंप दिया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन, इसको लाल कर लीजिए। सुजाय लाल थाउसेन ये सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं और अब इनको बीएसएफ के भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि बीएसएफ के जो पंकज कुमार सिंह जी थे, ये 31 दिसंबर को रिटायर हुए। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब तक कोई परमानेंट नई नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक किसी न किसी को उस पर कार्यकारी के रूप में या एडिशनल चार्ज के रूप में दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। ये तभी तक रहता है जब तक कि कोई नया ना आ जाए। तो इसी वजह से अभी सीआरपीएफ के जो डीजी हैं सुजय लाल थाउसेन, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बीएसएफ का भी। क्लियर? अगर हम लोग बात करें थाउसेन जी के, तो एमपी कैडर के 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं। अब सीआरपीएफ की बात करते हैं। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या कहें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी ये पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है। बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने अमित शाह जी के बारे में बताया था, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया था? प्रहरी ऐप लॉन्च किया था। प्रहरी ऐप लॉन्च किया था बीएसएफ के जवानों के लिए। इसके अलावा और अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो बीएसएफ दोस्तों ऊंट दल और ऊंट सवारी बैंड रखने वाला पहला बना था देश का अर्धसैनिक बल या कहें पैरामिलिट्री फोर्स। सीआरपीएफ के बारे में अगर कुछ रिवीजन करना चाहें तो सीआरपीएफ ने दोस्तों रक्षिता नाम का भारत का पहला बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया था। ठीक है ना, मतलब सीआरपीएफ के लिए लॉन्च किया गया था, बनाया तो डीआरडीओ ने था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो रक्षिता नाम का है ये बाइक एम्बुलेंस, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के पुरुष अंडर 18 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हॉकी का पुरुष अंडर 18 खिताब हुआ। खिताब के लिए टूर्नामेंट हुआ और इसको जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की टीम ने फाइनल में उड़ीसा को हरा करके अंडर 18 पुरुष हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीत लिया है। अब इसको जीतने के बाद जो मेन वाला खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है, उसमें मध्य प्रदेश की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है उसके लिए। ठीक है ना, तो अब ये लोग मध्य प्रदेश में ही वो होना भी है, ये भी एक बात है। अगला वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये मध्य प्रदेश में ही होना है। तो अब अंडर 18 का जो खिताब हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। मेंस का अंडर 18 टाइटल जीत लिया है हॉकी मध्य प्रदेश ने। ओके, किसको हरा करके? उड़ीसा को। आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में ही। कुछ इसमें अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड रवि को मिला, बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला सुंदरम रजावत को, सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का यानी बेस्ट मिडफील्डर का प्रेम दयाल गिरी, और बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड मिला अली अहमद को। ये है खेलो इंडिया यूथ गेम। इसी के तहत ये हॉकी का था। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मेन वाला होता है ना,
इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। ठीक है, इस बार इसका 5वां संस्करण खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा? मध्य प्रदेश में। लेकिन इससे पहले के 4 कहां कहां पर हुए? पहला हुआ दोस्तों दिल्ली में, दूसरा वाला संस्करण हुआ पुणे में महाराष्ट्र में, तीसरा वाला हुआ गुवाहाटी में, ठीक है ना, चौथा वाला हुआ हरियाणा में, पंचकुला के हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा पंचकुला में हुआ, और अब 5वां वाला होगा मध्य प्रदेश में। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। ऐसे ही इसी तर्ज पर होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो यूनिवर्सिटीज के बीच में होता है। तो इसका तीसरा संस्करण होने वाला है। इसका 2 संस्करण हो गया है। पहला वाला हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। दूसरा वाला हुआ दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में हुआ, बेंगलुरु में। और तीसरा वाला होगा यूपी में, तीसरा वाला होगा यूपी में। ये भी आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया ये दोस्तों आता है खेल मंत्रालय के तहत, खेल मंत्रालय के तहत आता है, यानी खेल मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। एक होता है नेशनल गेम, यानी कि राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल भी दोस्तों अभी हाल ही में 36वां संपन्न हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल इस साल हुआ, मतलब कि पिछले साल 2022 में हुआ। ये कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ। इसके पहले 35वां हुआ था 2015 में, 35वां हुआ था 2015 में, और वो हुआ था केरल में। और 36वां हुआ 2022 में जाकर के, बहुत सालों के बाद हुआ था। 37वां अगली साल होगा, इस साल होगा 2023 में, ठीक है। 37वां ये प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से रुका हुआ था। तो 37वां वाला कहां पर होगा? गोवा में होगा राष्ट्रीय खेल। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लियर है बिल्कुल। अब राष्ट्रीय खेल किसके द्वारा कराया जाता है? जो भारत में दोस्तों, जो भारत में जो ओलंपिक संस्था, ओलंपिक के लिए एक संघ है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, इसके द्वारा कराया जाता है। जबकि यहां पर मैंने आपको बताया खेल मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। सब चीजें एक एक पॉइंट याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं लूला डी साल्वा। लूला डी साल्वा दोस्तों ये तीसरी बार बने हैं, 3rd टाइम बने हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले, लगभग 2.5 महीने पहले मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया था आपको, अक्टूबर में, जब इन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन चूंकि अब 2-2.5 महीने के बाद ये शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, इस वजह से दोबारा चर्चे में आए हैं और दोबारा से क्वेश्चन बन सकता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है। फिलहाल लूला डिसाल्वा जो हैं, इन्होंने स्वर्ण कर लिया है ब्राजील के प्रेसिडेंट के रूप में, यानी शपथ ग्रहण कर ली है। इनको 50.83% वोट मिले थे, जबकि जो अभी तक राष्ट्रपति हुआ करते थे जायर बोल्सोनारो, इनको बहुत ही कम अंतर से हराया है इन्होंने, 49.17% वोट उनको मिला था। इससे पहले ये लूला डी साल्वा 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बार इनका तीसरा वाला टर्म होगा। ब्राजील की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं ब्राजील के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो राजधानी ब्राजीलिया होती है, अभी मैं ब्राजील को आपको मैप में ही दिखाऊंगा। मुद्रा यहाँ की ब्राजीलियाई रियल होती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। चिली और इक्वाडोर, ये 2 देश को छोड़कर बाकी ये सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चिली और इक्वाडोर, ये 2 देश आप याद रखेंगे। चलिए वर्ल्ड मैप में शेयर कराता हूं ब्राजील की। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। तो अब 2 रास्ते हैं, या तो आप अफ्रीका को पार करते हुए इधर से पहुंचो दक्षिण अमेरिका, या तो आप भारत से इस साइड से आ जाओ दक्षिण अमेरिका डायरेक्ट। ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नीचे है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या कहे दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो ये बड़ा सा देश आपको दिख जाएगा, एक ब्राजील। ये ब्राजील है, बड़ा सा देश है, और ये अपना बॉर्डर सभी से शेयर कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये चाहे पराग्वे हो, चाहे बोलिविया हो, पेरू हो, कोलंबिया हो, ठीक है, वेनेजुएला, इन सबसे कर रहा है। किससे नहीं कर रहा है? सिर्फ इक्वाडोर से नहीं कर रहा है अपना बॉर्डर शेयर, और चिली से नहीं कर रहा, क्योंकि चिली जो है, चिली ये बोलिविया, पराग्वे और इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इनसे भी अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। और इधर बाकी ये सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। इधर अर्जेंटीना से भी इधर ये थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आपसे याद रखना है आपको, केवल ये चिली और इक्वाडोर 2 ऐसे देश है जिनसे ब्राजील अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है, और 5वां ये क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश है दुनिया का। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से बता ही दी है। और ब्राजील के ही अभी जो महानतम फुटबॉलर थे पेले, इनका भी निधन हुआ है,
और ब्राजील सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है 5 बार। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। बहुत दिनों से इस पर चल रहा है विवाद, बहुत दिनों मतलब कि समझ लो कि बहुत सालों से, आजादी के टाइम से ही चल रहा है। तो कलासा बंडूरी परियोजना को अब मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। ये है क्या, पहले इसको समझो। इसमें बेसिकली ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गांवों को लेकर के विवाद करते हैं। कौन कौन विवाद करता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों में विवाद है कुछ गांवों को लेकर के और कुछ एरिया को लेकर के। ठीक है, तो अब वहां पर जो है, जब कलासा बंडूरी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, बेसिकली ये एक प्रकार का बांध है, एक डैम है। ठीक है, इसको लेकर के विवाद चल रहा था बहुत दिनों से। गोवा भी इसमें शामिल था। गोवा, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, इन तीनों में विवाद था। इसमें क्या था कि सूखा प्रभावित जो क्षेत्र से 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा इसके थ्रू अब पहुंचेगी। लेकिन यहां इन सूखा वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए क्या किया गया कि महादेवी बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ा गया है और इसी वजह से हुआ है विवाद। ठीक है, पानी मोड़ने का कारण ये था कि ये दोस्तों भारत में दूसरा सबसे शुष्क से क्षेत्र है। मतलब राजस्थान में जितना सूखा है, उसके बाद दूसरा स्थान कोई है भारत में जहां सबसे ज्यादा शुष्क एरिया है, तो वो ये वाला एरिया था। लेकिन यहाँ पर पानी मोड़ने को लेकर के विवाद था। कर्नाटक चाहता था कि उसके यहाँ पर एक डैम बनाया जाए और पानी मुड़े, जिससे उसके 13 शहरों में पीने का पानी पहुंचे। लेकिन बाकी ये दोनों राज्य नहीं चाहते थे और इसी को लेकर के विवाद था। तो अब ये मंजूरी मिल चुकी है केंद्र की, कलासा बंडूरी परियोजना। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे सिविल सर्विसेज तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसकी होती है बेंगलुरु। यहाँ पर अगर आप इंडिया के मैप में देखना चाहोगे तो ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम है बसवराज एस बोम्मई, ये हैं बीजेपी पार्टी से। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो कुक्कुरहल्ली झील, पंपा सरोवर, बेगूर झील, बिलांदूर झील वगैरह है। नेशनल पार्क में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा नागर होल भी बहुत पूछा जाता है, दोनों को ही आप याद रखेंगे। कर्नाटक का यक्षगान प्रमुख लोक नृत्य है। और कर्नाटक में चर्चित स्थलों में अगर बात करें तो उडुपी अभी चर्चे में रहा था हिजाब विवाद को लेकर के। तो हिजाब विवाद को लेकर के ये चर्चे में था, तो इसलिए ये स्थान आप याद रखेंगे, उडुपी जिला यहीं पर है। और यहां से अगर जिलों की बात करें तो 31 है, विधानसभा में सीटें 224 जाती हैं, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं यहाँ से। राजकीय पशु है भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी होता है भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प होता है कमल। अच्छा दोस्तों, अभी बेंगलुरु के जो संस्थापक माने जाते हैं कैंपे गौड़ा जी। कैंपे गौड़ा जी की मूर्ति का अभी अनावरण किया गया है। इनकी मूर्ति का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना, तो ये नाम आप याद रखेंगे। और बाकी आप बता ही सकते हैं, यूनिटी, इक्वलिटी, ठीक है, पीस, ये सब कहाँ कहाँ पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बसवराज एस बोम्मई ने अभी शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम बदल करके, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीएस येदियुरप्पा, जिनको कोविड वॉरियर पुरस्कार भी मिल चुका है, उनको उनके नाम पर शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम रख दिए हैं, बीएस येदियुरप्पा के नाम पर। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में अभी 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह लॉन्च किए? तो स्टारलिंक जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो किसका है? स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स इसके थ्रू स्टारलिंक उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करा करती है। क्योंकि स्पेस एक्स का ये जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसके थ्रू इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष से ही इंटरनेट प्रोवाइड करना। ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करना ग्लोबली। तो इसके लिए स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स का गुच्छा ऊपर बना रखा है। अब उसी के तहत उपग्रह लॉन्च करता रहता है और लगभग ऐसे बताया जा रहा है कि 60,000 के आसपास में ये अपना सैटेलाइट वहां भेजेंगे। ठीक है, टोटल ओवरऑल। तो स्पेस एक्स के थ्रू अभी 54 और स्टारलिंक सैटेलाइट भेजे गए हैं। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। अभी एलन मस्क के बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने काफी पैसा डुबा दिया है और एक नया रिकॉर्ड बन गया है इनके नाम। फिलहाल फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट की खूबी ये है कि ये एक रीयूजेबल रॉकेट है।
दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट। इसका मतलब ये होता है कि ये जाता है, सैटेलाइट छोड़ता है, फिर से वापस आता है, फिर लैंड कर जाता है और अगली बार के लिए फिर तैयार रहता है। अभी तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है जो रीयूजेबल रॉकेट बना सके। अभी तक सब लोग वन टाइम वाला यूज वाला रॉकेट ही बनाते हैं। हालांकि इसरो जो है वो काम कर रहा है इस पर अभी। स्पेसएक्स के सीईओ हैं एलन मस्क और वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इनके बारे में। ये इंडियन ओवरसीज बैंक के अब होंगे सीईओ। 27 सालों से ज्यादा का इनके पास अनुभव भी है और ये रहे तो अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ होंगे। इनको भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 1937 में स्थापित हुई थी और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसको जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और जबरदस्त खिलाड़ी है, मतलब गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप तीनों जो वर्ष भर में होता है इनको जीत लिया है और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार जीत लिया है। अभी तक कोई भी खिलाड़ी दुनिया में नहीं है जो किसी एक वर्ष में 3 का 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हो, लेकिन इन्होंने ये कारनामा 3 बार कर दिया है। यानी कि 3 बार 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप पर ईयर जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है मैग्नस कार्लसन ने, एक अद्भुत रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जबरदस्त खिलाड़ी, मतलब कि नंबर 1 पर ये पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले नंबर 1 रैंकिंग सबसे कम उम्र में पाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। मतलब समझ लो, ऐसा नहीं है कि ये बाद में जाकर के इतने अच्छे टैलेंटेड हुए, ये बचपन से ही इतने ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, इतने ज्यादा बेस्ट खिलाड़ी थे, ठीक है, चेस के, शतरंज के। तो सबसे कम उम्र में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है और एक रिकॉर्ड तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा 2014 में दोस्तों इन्होंने 2882 पॉइंट स्कोर कर लिए थे और वो आज तक के शतरंज के इतिहास में सबसे बड़ा पॉइंट है और इसके बाद आज तक ये रिकॉर्ड टूटा ही नहीं। 2014 से आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। हालांकि अभी इनकी पॉइंट रेटिंग जो है 2829 पर चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2500 के पॉइंट के ऊपर जो होता है ना, जब पा जाता है, स्कोर कर जाता है, तो उसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही भारत में 78 ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं अब, और एक और ग्रैंड मास्टर भी रिसेंटली बने हुए हैं, उनके बारे में कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये चीजें हैं शतरंज से, इनको आप याद रखेंगे, बाकी चीजें मैंने लिख दी हैं। अच्छा, ये 3 जो चैंपियनशिप जीते हैं इनमें वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुआ है। अभी वर्ल्ड ब्लिट्ज के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, जब मैंने बताया था कि भारत में महिलाओं में कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, वो महिलाओं की कैटेगरी में जीती हुई है सिल्वर मेडल, वो भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा शतरंज से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये भी ऐड कर दिया गया है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आपको स्टैटिक भी दिया जा रहा है, गैम्बिट, मूव, स्टेलमेंट, चेक एंड मेट, ग्रैंड मास्टर, कैसलिंग, ये सभी जो टर्म है ये शतरंज यानी कि चेस से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है, और ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, क्लियर। और आपसे ये भी पूछा जाएगा मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे नॉर्वे के। आगे देखते हैं, अपनी बुक आई हुई है और ऐसे ही स्टैटिक और डिटेल्स इसमें ऐड है। जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के नीचे उससे रिलेटेड डिटेल्स, उसके बाद मिलता जुलता रिवीजन और स्टैटिक पॉइंट आपको बताया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है बुक आपके लिए। जनवरी से दिसंबर 2022 तक की आप 100% सफलता के लिए ये बुक ले सकते हैं। आपका आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में ये काम आएगा। अभी के लिए ये बुक अवेलेबल है अमेजन पर, तो आप अमेजन पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। जल्दी कीजिएगा, अब ज्यादा स्टॉक इसका बचा नहीं है। अगला, आरबीआई ने किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? तो दोस्तों आरबीआई ने अभी हाल ही में 2023 से 2025 तक के टाइम पीरियड के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। ये उत्कर्ष 1 की सफलता को देखते हुए लॉन्च किया गया है। उत्कर्ष 1 जो था ये 2019 से चला 2022 तक और अब 2023 से 2025 तक इसका दूसरा संस्करण आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्कर्ष 2.0 सेकंड फेज ऑफ इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेंथेनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी मैकेनिज्म। जो आरबीआई का जो रेगुलेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है, मिड टर्म स्ट्रेटेजी, कुछ नियमित कुछ थोड़े अंतराल के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है, या सुपरविजरी मैकेनिज्म होता है, जो एक प्रकार से जांच पड़ताल की या सुपरविजन करने की जो जो मैकेनिज्म होती है, उसका जो छोटा सा जो जो समझ लो कि थोड़े कार्यकाल के लिए जो एक नियम कानून लाते हैं, वो है ये उत्कर्ष, ठीक है ना। मतलब एक तो होता है कि नियम ला दिए और वो चल रहा है सालों साल, उसका रेफरेंस दे दे करके कि आरबीआई एक्ट 1949 के तहत ये किया गया या आरबीआई एक्ट 1935 के तहत ये किया गया। एक तो ये लॉन्ग टर्म वाला हो गया।
एक ये कि हम अगले 2 सालों के लिए या अगले 3 सालों के लिए एक नया सिस्टम अपना लागू कर रहे हैं, मैकेनिज्म लागू कर रहे हैं, जिसके तहत ये रूल बना रहे हैं और इसको सबको फॉलो करना होगा। अगर ये रूल अच्छा रहा, सब कुछ सक्सेसफुली चला, तो इसको हम आगे के लिए लॉन्च करेंगे। तो वही है ये उत्कर्ष, ठीक है ना। 2019 तक लागू किया गया था, 2022 तक चला, सफलता अच्छी लगी इसकी, मतलब इसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, तो 2023 से 2025 के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। क्लियर है बिल्कुल, सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जब स्थापना हुई, तो दोस्तों ब्रिटिश भारत था, क्योंकि तो पहले ब्रिटिश गवर्नर भी बनाए गए, उस बार स्मिथ बनाए गए। लेकिन भारत आजाद हुआ तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। तो सीडी देशमुख का अगर नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे पहले भारतीय है ये। और आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसको केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है, यानी भारत का ये सेंट्रल बैंक है और मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। आपको पता होगा कि रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है, और अनाउंस किया मतलब 1 दिसंबर से पायलट प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। ये डिजिटल रुपीज लाने वाले हैं आरबीआई, यानी इंडिया में अब ई रुपी चलेगा, डिजिटल करेंसी चलेगी, ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो निर्गत की जाएगी। आरबीआई में अगर बात करें गवर्नर की, तो शक्तिकांत दास जी अभी 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए नोटबंदी किसके टाइम पर हुई थी, तो नोटबंदी हुई थी उर्जित आर पटेल के टाइम पर, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। अभी नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अगर टाइम मिला तो इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दूंगा कि नोटबंदी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा वो कैसा रहा, क्या कुछ रहा, ठीक है ना। चलो इतनी जानकारी आप अभी रखो, बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। प्रज्वला चैलेंज यहाँ पर आप देख पाओगे, ये बेसिकली ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिससे दीनदयाल अंत्योदय परियोजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो होता है पूरा नाम, इसके लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना, जिससे रूरल इकोनॉमी जो है ये बूस्ट हो सके, डेवलप हो सके। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रज्वला चैलेंज। क्लियर, बिल्कुल एक प्रकार का एक अभियान है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव कौन है? श्री शैलेश कुमार सिंह, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अभी तक तो आप कमाने वाले सुना करते थे, अभी आप सुनिए $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लॉस अगर झेलने का रिकॉर्ड बना है, वो रिकॉर्ड अभी एलन भैया ने बना लिया है। एलन मस्क $200 बिलियन की नेटवर्थ ये पिछले साल के मुकाबले में गंवा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, एलन मस्क बिकम फर्स्ट पर्सन एवर टू लूज $200 बिलियन। लगभग इतना ही दोस्तों जेफ बेजोस ने कमाए थे एक बार, लेकिन अब इनका भी रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं और ये बन गए हैं पहले ऐसे व्यक्ति जो इतना लॉस झेले हुए हैं। एलन मस्क लॉस झेलने का कारण भी कई सारा था। एक तो सबसे पहली बात कि अमेरिका में रहकर के ये जो बाइडेन की हमेशा बुराई ही करते रहते थे, तो बहुत सारी सरकारी जो सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिलती थी, वो तो बात अलग की बात है, ठीक है, एक पार्ट है, एक पहलू है। दूसरा ये कि इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे ट्विटर को एक्वायर करना हुआ, ट्विटर को खरीदना हुआ, उसके बाद उसमें ब्लू टिक वाला जो विवाद हुआ था कि $8 में ये ब्लू टिक देना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से लोग मतलब कि जो प्रेसिडेंट मर गए हैं, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, उनके नाम से भी अकाउंट बना फर्जी और $8 दे देकर सब लोग अब ब्लू टिक ले लिए। उसके बाद फिर लगातार इधर उधर सब ट्वीट कर रहे हैं, ब्लू टिक लगाई है, लोग सोच रहे हैं अच्छा अब्राहम लिंकन के टाइम पर ट्विटर तो था ही नहीं, वो कैसे ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होने लगी, तो बहुत ज्यादा विरोध इनका हुआ था, ठीक है। तो वो हालांकि फिर इन्होंने बंद किया, तो ट्विटर को लेकर के बहुत ज्यादा विवादों में रहे। इसके अलावा ट्विटर को इतने महंगे दामों में खरीदा इन्होंने $44 बिलियन में, और वो खरीदने के लिए इन्होंने पैसा कहां से लिया? इन्होंने टेस्ला के अपने शेयर बेचे। टेस्ला के शेयर बेचे तो टेस्ला का शेयर आराम से धड़ाम से गिरना शुरू हो चुका। इन्होंने अपना जब शेयर वहां से निकालना शुरू किया तो ट्विटर खरीदने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से देखा गया कि इनका जो है $200 बिलियन का लॉस हुआ 2021 से सितंबर महीने से अभी तक में। तो सबसे ज्यादा गंवाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम हो गया। वर्तमान में सेकंड पोजीशन पर है बर्नार्ड अर्नाल्ड, जो कि एलवीएमएच के हैं, और वो बन गए हैं अभी करंट टाइम पर सबसे अमीर व्यक्ति। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पर इस चीजें लिखी गई है। तो ये तो थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, कुछ लोग को डाउट होता है कि क्या ये 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कहता हूँ दोस्त, एक दिन से 10 क्वेश्चन, एक महीने से 300 क्वेश्चन, ये बहुत है आपके लिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाता है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल आप विश्वास के साथ जुड़िए और विश्वास के साथ आप पढ़िए। ये मत सोचिए कि कोई आपको 15 दे रहा है, कोई 18 दे रहा है, कोई 20 क्वेश्चन दे रहा है तो आपको वहां देखना चाहिए। वन लाइनर अगर देना होता है या फर्जी का क्वेश्चन देना होता है तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं। जब इतना डाटा, इतना डिटेल लिखा सकता हूँ तो क्या 20 क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा सकता हूँ? लेकिन क्या मतलब है आपको फर्जी चीजें देने का? तो इसलिए केवल टॉप 10 करंट अफेयर ही पढ़िए आप, वो भी पढ़िए डिटेल के साथ, और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो लोग भी एग्जाम देते हैं आप कमेंट्स में पढ़ लिया करो, या बाकी लोग जब एग्जाम देकर के आते हैं उनके भी रिव्यू देख लिया करो, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, जो नए आते हैं तो उनको कभी कभी डाउट रहता है कि केवल 10 ही क्वेश्चन आता है। तो डाउट बिल्कुल ना रखो, 100% गारंटी है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। बस आप रेगुलरिटी बना करके रखो, डेली आप वीडियो देखो, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने आपसे पूछा था भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो चिल्का झील बनी थी। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील भी है, ओडिशा में स्थित है। आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आज आपको बताना है कि डेक्स्टा टेस्ट में किसकी जांच की जाती है।
बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा वर्तमान में भूटान में भारत के राजदूत कौन है? दोनों क्वेश्चन अगर कल की वीडियो ध्यान से देखे होगे तो आंसर कर ले जाओगे। और इसकी पीडीएफ और क्विज डेली आपको दी जाती है एप्लीकेशन पर, तो डेली इसका फायदा उठाया करो, क्विज जाकर जरूर सॉल्व किया करो, ठीक है। क्विज में भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो आप क्विज सॉल्व करने के बाद अपना मैच भी करा सकते हो। वन लाइनर भी आपको दिया जाता है, वो टेलीग्राम पर मिलेगा। और मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।